आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बातें स्टेज फॉर चैंपियंस में। आज हमारे साथ हैं श्री अपूर्व भारद्वाज जी, जो थिएटर जगत के उभरते हुए सितारे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। मैं अब पूछना चाहूँगा कि आपका थिएटर की तरफ कैसे रुझान हुआ और आप एक आम इंसान से एक अभिनेता कैसे बने? जी, थिएटर का तो एक्चुअली स्कूल में जो था, मैं स्कूल टाइम में जब कह सकते हैं कि 8 to 10th हमारे स्कूल में जो एनुअल फंक्शन होते थे, तो एक्चुअली कुछ एक्टिंग का थोड़ा बहुत शौक था। तो थोड़ी स्किट वगैरह हम लोग करते थे, स्टेज पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते, लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था कि ये कैरियर भी बन सकता है। एक्चुअली उस वक्त ये थोड़ा सा मुझे नहीं पता था और कभी सोचा भी नहीं था कि इस फील्ड में, ये फील्ड में भी हम लोग जा सकते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ कि 2016 के अंदर जब आपको याद हो कि बिग बॉस सीजन 10 आया था जी, जिसमें हम जैसे कॉमनर्स की एंट्री हो सकती थी। इससे पहले सारे सेलिब्रिटीज उसमें आते थे। तो बाय एक्सीडेंटली मैं उस दौरान मैं थिएटर में आया। हुआ यूँ कि मैंने बिग बॉस सीजन 10 के लिए एक वीडियो बनाया। हमें करीब 2-2.5 महीने लग गए थे। मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम लोग कैमरा लेके घूमते रहते थे, कहीं ना कहीं शूट करते थे और हमने एडिट करवा के वीडियो बनाया। हमने बिग बॉस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हमने हमारा जो वीडियो था वो सबमिट किया। तो बाय लकीली विद इन 1 मंथ मेरे पास कॉल आया बॉम्बे से कि आप शॉर्ट लिस्ट ऑडिशन के लिए, बिग बॉस सीजन 10 का जो ऑडिशन। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ एक बार, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन था बिग बॉस का। तो मेरे पास कॉल आया, मैंने दिल्ली ऑडिशन में मैं गया और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि मैं बहुत शाई नेचर का था। थिएटर में आने से पहले मैं बहुत शाई था। मैं ये कह सकते हैं कि मैं स्टेज पे खड़ा होके इवन बात करना तो बहुत बड़ी बात है, मैं स्टेज पे ऑडियंस को देख भी नहीं सकता था। स्टेज पे मैं पीछे खड़ा होता था या तो मैं चढ़ता ही नहीं था स्टेज पे। तो क्या हुआ, मैं वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गया। और मैं जब हिसार आ रहा था, दिल्ली टू हिसार आ रहा था, तब मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि इस चीज को मैं कैसे निकालूं। और एक्चुअली एक हमारे हिसार के ही हैं, विशाल जिंदल एंकर हैं। तो मैंने मेरे दोस्त से बात की कि मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है अपना, अब बहुत हो चुका, मुझसे ये सहन नहीं होता, ये शाइनेस मुझसे सहन नहीं होती। तो मेरे दोस्त ने विशाल जिंदल जी से बात की, वो उनके फेसबुक फ्रेंड थे। विशाल जिंदल जी ने, जो मेरे गुरुजी हैं, श्री मनीष जोशी जी, अभिनय रंगमंच के जो चलाते हैं थिएटर में, उनका मुझे रेफरेंस दिया, बोला उनसे मिलो। मैं उसके बाद मैं 2016 में ही मैं हमारे जो गुरुजी हैं उनसे मिला। और तब मैंने पहली बार जो रिहर्सल थी नाटक की मैंने देखी। इससे पहले मैंने कभी नाटक भी नहीं देखा था, क्योंकि मैं कॉलेज कभी मैं गया नहीं, क्योंकि मैं डिस्टेंस से मैंने अपनी एजुकेशन की थी। तो मैंने पहली बार नाटक देखा। मुझे लगा ये तो एक अलग ही दुनिया है, मतलब ये क्या है। तो मेरे जो सर थे उन्होंने मुझे समझाया कि तुम करना चाहते हो। मैंने कहा जी सर बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। तो सर ने कहा लेकिन मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या मैं इतने कॉन्फिडेंस से मैं कर सकता हूँ सर, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो सर ने यही कहा तू भी करेगा एक दिन, तुम आओ और टाइम लगाओ। तो उस दिन से मैं आना शुरू हुआ। लेकिन करीब 1-1.5 साल तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में ये एक्टिंग है क्या। 1.5 साल तक मुझे नहीं पता, मैं थिएटर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता एक्टिंग में क्या है। मुझे ऐसे हाथ हिलाना है, ऐसे थोड़ा सा आगे जाना, मूवमेंट, उसमें भी दिक्कत होती है। लेकिन जो हमारे गुरुजी हैं मनीष जोशी जी, उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि वो अपने हर स्टूडेंट की वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ सब पहचानते हैं। उनकी एक खास बात है, वो उससे उसी तरीके का काम लेते हैं जिसकी उसकी स्ट्रेंथ है, और अगर वीकनेस है तो उस वीकनेस पे काम करते हैं। तो उन्होंने जो मेरे जैसे खैर बहुत से थे, तो सर ने क्लाउनिंग की क्लास की, हमारी क्लाउनिंग की। इजिप्ट से 2 लोग आए थे, हमारी वर्कशॉप थी 5 दिन की, एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट। बहुत मुझे उस क्लाउनिंग ने बहुत हेल्प किया।
और मैं कह सकता हूँ कि उस क्लाउनिंग के बाद मेरा जो अंदर का एक्टर था वो ग्रो हुआ, वो बाहर आया। और उस क्लाउनिंग के बाद ये हुआ कि मेरी जो शाइनेस थी वो कंप्लीटली खत्म हो गई, कंप्लीटली। अब मुझे लगने लगा था कि हाँ, मैं अब आई कैन एक्ट, मैं कोई भी किरदार कर सकता हूँ, मैं निभा सकता हूँ। तो उसके बाद से मुझे लगता है कि और ऐसी वर्कशॉप सर करवाते रहते हैं, चाहे वो लाइट्स की हो, चाहे म्यूजिक की हो, चाहे वो मेकअप की हो, चाहे एक्टिंग की हो, किसी भी तरीके की, वॉइस की हो, सर करवाते रहते हैं। तो उसके बाद से मैं मतलब एज एन एक्टर ग्रो हुआ। उसके बाद से वो जर्नी चली रही है, डिफरेंट नाटक, डिफरेंट जो चलता है। थिएटर में आने के बाद आपको किस किस तरह के एक्सपीरियंस हुए और किस किस तरह का आपने काम किया? जी, थिएटर में आने के बाद करीब मैं 10 अभी तक जो मुझे 5.5 साल हो गए थिएटर करते हुए। तो मैंने 12 से 13 नाटक आज तक किए हैं और फुल लेंथ नाटक हैं। जो मेरा सबसे पहला नाटक था वो था लक्ष्मी प्रेम, जो हमारे हरियाणा के जो शेक्सपियर माने जाते हैं श्री लक्ष्मीचंद जी, उनकी बायोग्राफी थी। ये हमारे मनीष सर की रिसर्च थी। और जो उसके बाद हमने वो नाटक किया था, तो उसमें मैं अभी मेरा छोटा रोल था उस वक्त, तो नया था, तो एक स्टेज एक्सपीरियंस हो गया था मुझे। इसके बाद हमने किया था एक नाटक मांगे प्रेम। मांगे प्रेम भी हमारे हरियाणा की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, और ये हमारे जो लक्ष्मीचंद हैं उनके शिष्य थे जी, उनके शिष्य थे। और उसमें थोड़ा सा मेरा सर ने थोड़ा सा बड़ा रोल रखा था। सर की एक खास बात है कि वो 0 से ऊपर तक ले जाते हैं अपने स्टूडेंट को। तो धीरे धीरे करके फिर हमने आषाढ़ का एक दिन किया। आषाढ़ का एक दिन बहुत ही ब्यूटीफुल नाटक है, बहुत ही ब्यूटीफुल, वो हमने किया था। और फिर हमने एक सर का बहुत ही उम्दा नाटक है रामायण जी। जब मैं रामायण कहता हूँ तो लोगों को लगता है कि रामलीला है शायद। जब मैं किसी को हमारे ऑफिस में या मैं किसी को भी बुलाता हूँ नाटक के लिए, तो उन्हें लगता है रामलीला है और वो इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन मैं सबको आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये रामायण रामलीला नहीं है। एक्चुअली ये रामलीला नहीं है, ये है रामायण। इसमें जो श्री राम का जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक सब कुछ सिर्फ 2 घंटे में दिखाया जाता है जी। और वो कैसे दिखाया जाता है, वो हमारे सर की क्रिएटिविटी, बहुत ही ब्यूटीफुल नाटक है। अगर आप एक बार देखने के लिए बैठ जाएंगे तो आप उठेंगे नहीं बिना देखे। तो ये इतना ब्यूटीफुल नाटक है। एक रामायण बहुत ही ब्यूटीफुल हमने किया। और उसके बाद मैंने महाराजा अग्रसेन का किरदार मैं खुद निभाता हूँ, महाराजा अग्रसेन का किरदार उसमें। वो भी बहुत, महाराजा अग्रसेन की बायोग्राफी है पूरी, बहुत ब्यूटीफुल नाटक है। और हमने हमारा एक खुद का प्रोडक्शन था जिसमें मैं और मेरे कुछ साथी हमने खुद मिल के बनाया था। वो हमारी खुद की प्रोडक्शन थी एक्चुअली, फंदी नाटक था जी। वो भी बहुत ही अच्छा नाटक, बहुत ही ब्यूटीफुल नाटक है। उसमें मैंने वकील का किरदार निभाया था। और ऐसे कई नाटक हमने किए हैं और बस वो चलता आ रहा है सिलसिला। और अभी भी हम एक नाटक है रोहनाथ, ये हमारे भिवानी के पास होता है। रोहनाथ एक गांव है जिसके जो 1857 की क्रांति में जो वहाँ के कुछ लोग थे, नौंदाराम जाट और रूपराम खाती और बेड़ा दास, ये 3 लोगों ने 1857 की क्रांति में हमें आज़ाद करवाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी थी। तो उन सब गांव वालों की और उन 3 लोगों की जो बलिदान है उसके ऊपर ये नाटक है। और हम इसका मंचन हिसार में भी कर चुके हैं और हिसार के बहुत से जिलों में कर चुके हैं अभी। और सीएम साहब खुद देखने आए थे ये नाटक जी। और इसके बाद सीएम साहब ने जो हमारे एनसीईआरटी का सिलेबस है उसको भी चेंज किया, उसमें ये रोहनाथ का एक चैप्टर डलवाया सीएम साहब। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे ग्रुप के लिए, अभिनय रंगमंच के लिए। और ये नाटक अभी सीएम साहब से हमारे पास शेड्यूल आया हुआ है। तो हमें हर हफ्ते में कम से कम 2 दिन अभी तक सितंबर तक हमें हरियाणा के हर जिले में ये नाटक करना है। तो हम लोग जाते हैं करने। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे ग्रुप की, या मेरी लगा लो जी। तो इसी कड़ी में मेरा अगला प्रश्न,
आप हमने सुना है कि आपने फिल्मों में भी काम किया है, तो उसका एक्सपीरियंस आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी, अभी 2020 में जब लॉकडाउन तो मार्च में लगा था एक्चुअली। मार्च में हमारे यहाँ के एक गुरुजी हैं हमारे, लोकेश कट्टर मोहन जी, उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक्चुअली मेरे फ्रेंड के पास एक वीडियो भेजा था। उसमें क्या, उस वीडियो में मेंशन था कि एक वेब सीरीज बन रही है हरियाणा के अंदर और यू कैन सेंड योर प्रोफाइल। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे भेज दिया एंड मेरी प्रोफाइल तो एक्चुअली तैयार ही रहती है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर अपनी जो प्रोफाइल है मैं अपडेट करता रहता हूँ कि क्योंकि हर 15 दिन में हमारा लुक चेंज हो जाता है एक्चुअली। तो वो नए लुक की प्रोफाइल हमें भेजनी पड़ती है, कुछ काम भी ऐड ऑन हो जाता है। तो मैंने अपनी प्रोफाइल भेजी एंड सडनली ही सेड ओके कम एंड मीट मी एंड मैं उनसे मिल के आया और लुक टेस्ट हुआ एंड ही फाइनलाइज्ड मी फॉर 2 रोल्स। उन्होंने मुझे 2 रोल्स के लिए फाइनल किया एंड देन फिर क्या हुआ, सडनली लॉकडाउन लग गया 6 महीने के लिए सब बंद। लेकिन 6 महीने बाद शेड्यूल स्टार्ट हुआ और वेब सीरीज फिर बनी एंड मैंने उसमें सेकंड लीड विलन का रोल निभाया एंड वो शायद इस साल में भी किसी ओटीटी पे, शायद चौपाल ओटीटी है पंजाब का, उस पर आ जाएगी शायद। चौपाल नहीं तो या किसी और पर, मे भी मुझे जो सुनने में मिला वो चौपाल पर आ जाएगी। और जो मेरे कलीग्स हैं, एक्चुअली कलीग्स वर्ड इज रॉन्ग, मेरे टीममेट्स हैं जो मेरे टीममेट्स हैं रियाज के, मेरे जो थिएटर के टीममेट्स हैं, वो लोग कोई ना कोई प्रोडक्शन करते रहते हैं, शॉर्ट फिल्म होगी या कोई बड़ी वेब सीरीज। तो उन्होंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स की हैं मेरे दोस्तों ने और उनमें मैंने कुछ ना कुछ रोल किए ही हैं उनके साथ। तो अभी तक ये अचीवमेंट्स रही हैं और रिसेंटली एक वेब सीरीज के लिए कॉल भी आया हुआ है अभी, तो शायद नेक्स्ट मंथ इसकी शूट भी स्टार्ट हो जाए, उससे पहले शायद उसकी वर्कशॉप होगी, देन मुझे पता लगेगा कि क्या रोल है, क्या मतलब चीज़ें हैं। हाँ जी, तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ शायद स्टार्ट हो जाए जून के अंदर। कि आपने फिल्मों में और थिएटर भी किया है, तो इसी कड़ी में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके नज़रिए में थिएटर और सिनेमा में क्या अंतर है? जी, बहुत अंतर है थिएटर और सिनेमा में। एक्चुअली जो सिनेमा का जो रास्ता है, एक्चुअली हमारे क्या है, हमारे भारत में मैं आपको बताऊं, हर दूसरा आदमी एक्टर बनना चाहता है जी। हर कोई चाहता है कि मैं एक्टिंग करूं। इवन जो कोई कैमरामैन भी होगा या आप लगा लो लाइट मैन भी होगा, वो भी चाहेगा कि मैं एक्टिंग करूं जी। क्योंकि ये एक ग्लैमर आर्ट है। लेकिन क्या है, जो एक्टिंग का जो रास्ता है वो थिएटर से होके जाता है जी। आपने देखा होगा कि जितने भी आज तक बड़े कलाकार हुए हैं वो थिएटर आर्टिस्ट थे पहले, वो थिएटर आर्टिस्ट, क्योंकि थिएटर इज एन एक्टर मीडियम एंड फिल्म इज एन डायरेक्टर मीडियम। थिएटर एक्टर मीडियम इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप रिहर्सल्स बार कर सकते हैं एंड उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और स्टेज पे लाइव चलता है सब कुछ। एक बार स्टार्ट हो गया फिर आपको वो चीज़ दोबारा नहीं करनी। लेकिन फिल्म में क्या है, अगर आप कोई गलती कर जाते हैं तो कट हो जाता है, डायरेक्टर इट्स एन डायरेक्टर मिला, डायरेक्टर रेडी है तभी आप उस शॉट को आपका शॉट ओके हो पाएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि थिएटर सबको जरूर करना चाहिए, नॉट जस्ट कि उसे एक्टर बनना है, एक्टर बनने के लिए नहीं, थिएटर से ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जो थिएटर है हमारा, स्पोर्ट्स जैसे कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्कूल्स करवाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल का जो पीरियड होता है उसमें स्पोर्ट्स तो होता ही है, तो एक थिएटर का पीरियड भी होना चाहिए, उसमें कम से कम बच्चे को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाए उसका। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि सिर्फ एक्टर बनने के लिए थिएटर नहीं करना चाहिए, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है, तो स्कूल्स में भी ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका चैनल कोई पॉलिटिशियन या इवन सीएम साहब भी देखें तो इस बारे में विचार करेंगे। मैं ये पॉइंट रखना चाहूंगा कि उसमें भी एक थिएटर का सब्जेक्ट रखवाएं जी, ताकि बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ हो सके। में चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर।
तो हम जानना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जो दर्शक हैं, मैं बस उन्हें यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग थिएटर की दुनिया में आना चाहते हैं तो आप थिएटर जरूर करिए। एक्टर बनना चाहते हैं तो फिर तो आपको करना ही चाहिए। अगर वैसे भी आप भाई, अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में भी ज़्यादा फेस नहीं कर पाते, लोगों को इंटरव्यू नहीं फेस कर पाते, तो एटलीस्ट एक आधा नाटक कर लीजिए ताकि आप थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाए। और अगर आप एक जस्ट एंटरटेनमेंट के पर्पज से चीज़ों को देखते हैं तो आप नाटक देखते रहिए। आइए नाटक, और नाटक का क्या है कि नाटक आपको हमेशा कोई ना कोई मैसेज जरूर देगा। फिल्म ना भी दे लेकिन नाटक आपको जरूर मैसेज देगा। तो दर्शकों को नाटक तो देखते रहना चाहिए। और एक बात, बहुत जरूरी बात मैं आपको कहूँगा कि हमारे हिसार के लोग फिल्म टिकट देख के नाटक नहीं देखते हैं, टिकट लेके नाटक नहीं देखते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि नाटक जो बनाने में बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत पैसा भी इन्वेस्ट होता है। और बेचारे एक्टर, डायरेक्टर, सब लोग जो इवन जो एक्टर नहीं है, जो बैक स्टेज है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं जी। तो कम से कम आप 400 रुपए की एक टिकट लेके देख सकते हैं। फिल्म में भी तो आप 500 रुपये लगाते हैं, वहाँ पे पॉपकॉर्न भी खाते हैं, तो आप एक देख सकते हैं आप जी। तो अगर आप नाटक देके आप पैसे देके नाटक देखेंगे, इवन चाहे 100 रुपए की आप टिकट ले लीजिए, तो क्या होगा कि उस एक्टर का घर चल पाएगा जी। बिल्कुल, मैं जॉब करता हूँ और मैं एक टाइम पे एक ही नाटक कर पाता हूँ। जैसे शाम को रिहर्सल, तो मैं शाम को एक ही नाटक की रिहर्सल में जा पाता हूँ। कुछ ऐसे भी हैं बच्चे जो पूरा दिन थिएटर को देते हैं, वो दिन में 2-2 या 3-3 नाटकों की रिहर्सल करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं। उनके पास और कोई जरिया नहीं है काम का। तो अगर आप लोग पैसा देकर वो खरीदोगे, टिकट खरीदोगे, तो उनका घर चल पाएगा जी। बहुत अच्छी बात की आपने। बस मैं ये कहना चाहूँगा। आपसे पूछना चाहूँगा कि जो शुरुआती दौर में जो लोग थिएटर करना चाह रहे हैं, तो वो कहाँ अपने कदम रखें शुरुआती दौर में? एक्चुअली जो थिएटर करने की कोई एज तो है नहीं जी, क्योंकि थिएटर सबका वेलकम करता है। फिल्म में नहीं हो सकता है, फिल्म में लुक मैटर करता है। अगर लुक में जा रहे हो तो ही आप उस फिल्म में काम करोगे। थिएटर सबका वेलकम करता है, तो थिएटर की कोई एज तो है नहीं सर। एक्चुअली हमारे जो हिसार, अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार में हमारे कुछ एक्टिव ग्रुप हैं। जो सबसे एक्टिव ग्रुप है वो है अभिनय रंगमंच जी, जो मेरे गुरुजी श्री मनीष जोशी चलाते हैं। और इस ग्रुप के साथ भी कोई जुड़ सकता है, जो भी आना चाहे वो जुड़ सकता है, किसी भी एज ग्रुप का, कोई हमारे एज ग्रुप की फाउंडेशन नहीं है। फिर हमारे जो लोकेश खट्टर सर हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ भी काम कर सकते हैं आप। और इन सब के गुरु हैं, इन सब के गुरु जो महादेव हैं हमारे सतीश कश्यप जी, वो तो सांग भी करते हैं, नाटक भी करते हैं, स्वांग भी करते हैं, और उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। और वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं थिएटर, वो तो सब कुछ करते हैं एक्चुअली, ही इज एन ऑलराउंडर। और एक गुलशन भूटानी जी हैं, उनके साथ भी काम कर सकते हैं। ये कुछ एक्टिव थिएटर ग्रुप है हमारे हिसाब में। और वैसे थिएटर की कोई एज तो है नहीं सर, किसी भी एज ग्रुप का कोई भी आके आप नाटक स्टार्ट कर सकता है। और बस, थैंक यू। हमारे साथ श्री अपूर्व भारद्वाज जी, तो ऐसी ही कुछ पर्सनालिटीज के बारे में जानने के लिए और उनसे मिलने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बातें स्टेज फॉर चैंपियंस में। धन्यवाद।